नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है जियो टॉक्स हिंदी में। माफ़ी चाहेंगे कि हम पिछले हफ्ते अपना वीडियो नहीं डाल पाए। मैं काफ़ी व्यस्त चल रहा था। ये जो अभी इज़राइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसके बारे में इनपुट्स और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में और काफ़ी इंटरव्यूज़ भी करने थे, तो मैं पिछले सप्ताह रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। अभी मैंने इस सप्ताह हम इसी प्रकरण पे चर्चा करेंगे। इस समय जो युद्ध के स्थितियां लगभग बन चुकी हैं पूर्ण युद्ध की। मैंने अभी एवी मेलमत जो हैं उनका साक्षात्कार किया। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर ज़रूर करेंगे। एवी मेलमत जो हैं वो पहले इज़राइल के मोसाड के उच्च अधिकारी थे और सरकार में सीनियर अरब अफेयर्स के एडवाइज़र भी थे इज़राइली गवर्नमेंट में। और इस समय काफ़ी जाने माने ऑथर हैं इज़राइल के भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स के बारे में। तो मित्रों, चलें चर्चा करते हैं जो एक भयावह स्थिति बनी हुई है इज़राइल लेबनान बॉर्डर पे, और एक तरह का पूर्ण युद्ध है जो इस समय चल रहा है। इस समय गाज़ा से भी ज़्यादा जो एक्टिव कहा जाए फ्रंट जो है वो इस समय इज़राइल लेबनान बॉर्डर का ही है। इसमें अगर हम देखें तो ये जो हमले अभी हो रहे हैं, उस तरह के तीव्र हमले पहले कभी हुए ही नहीं हिजबुल्लाह पे इज़राइल के, अभी हाल फिलहाल में। और जब अक्टूबर 7 के हमले हुए थे जो हमास ने किए, उसके बाद से हिजबुल्लाह ने भी लगभग अक्टूबर 7 के बाद से ही इज़राइल के उत्तरी इज़राइल पे गाहे बगाहे वो अपने रॉकेट्स, मिसाइल, ये सब फायर करते ही रहे, रिहायशी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए। पर इनिशियली जो हमले पहले हो रहे थे उनका लक्ष्य पूर्ण युद्ध की स्थिति उत्पन्न करना नहीं था। हिजबुल्लाह नहीं चाह रहा था कि पूर्ण युद्ध की स्थिति बने, और उद्देश्य ये था कि जो इज़राइल है उसके जो सैनिक और गुप्तचर, मतलब मिलिट्री और इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हैं, उनको डाइवर्ट किया जाए ताकि पूरा पूर्ण प्रेशर जो है हमास पे ना बने, और इज़राइल जो है वो एक तरह से बढ़ जाए अपने रिसोर्सेज संसाधनों के एलोकेशन में। और साथ ही साथ हमास के साथ एकजुटता का भी प्रदर्शन करने के लिए प्रारंभिक रूप में हिजबुल्लाह इसी तरह के हमले कर रहा था। परंतु अभी करीब 2-3 सप्ताह से देखा जाए तो स्थितियां काफ़ी भयावह बनी हैं। पहले जो है हिजबुल्लाह के जो ऑपरेटिव्स हैं उनके पेजर और बाद में वाईफाई वायरलेस डिवाइसेस जो हैं वॉकी टॉकीज़, उनके ऊपर हमले हुए, जिसमें करीब 50 से 60 हिजबुल्लाह के लोग मारे गए और काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। उसके बाद से ही स्थिति जो है काफ़ी पूर्ण युद्ध की स्थितियां बनती चली गईं। लेकिन हिजबुल्लाह भी अगर देखा जाए कि यहाँ तक की स्थितियां पहुँची क्यों, क्योंकि हिजबुल्लाह जो था वो करीब 2-3 सप्ताह से उसने अपने हमले जो थे इज़राइल पे काफ़ी तेज़ किए। हिजबुल्लाह ये चाह रहा था कि जो एक तरह का दबाव बनाया जाए इज़राइल पे कि अगर उनको युद्ध विराम चाहिए गाज़ा में, तो और ख़ास तौर पे अगर अपने उत्तरी जो बॉर्डर है उत्तरी इज़राइल में, वहाँ पे अगर शांति चाहिए तो उनको सीज़ फायर जो है हमास के साथ एग्री करना पड़ेगा। तो हिजबुल्लाह इसीलिए नॉर्थ इज़राइल में भी
बमबारी करके और अपनी मिसाइल रॉकेट दाग के इज़राइल को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पर भी स्थितियाँ सामान्य बनी रहें तो हमास के साथ सीज़ फायर डील किसी तरह की बना ली जाए। गौरतलब है कि इज़राइल जो है वो इस तरह की दबाव में बिल्कुल आने के मूड में नहीं रहा, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि हम जहाँ पर भी एनालिसिस हो रही है, ख़ास तौर पे दक्षिण एशिया में भारतीय मीडिया जो कर रही है, काफ़ी भावनात्मक रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ पे। देखिए, किसी भी चीज़ का अगर आप विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस, तो उसका जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि आप अपनी भावनाओं को, इमोशंस को दरकिनार करके केवल ऑब्जेक्टिव रूप से चीज़ों को देखें। मतलब अपने जो प्री नोशंस हैं, अपने पूर्वाग्रह जो हैं, आप उनको साइड करें, इमोशंस को साइड करें और एक केवल एक न्यूट्रल आदमी की तरह स्थितियों का आकलन करें। ये सबसे अच्छा तरीका है विश्लेषण करने का। पर ऐसा मुझे लगा नहीं कि हो रहा है भारतीय मीडिया में। खैर, हमारा विषय आज वो नहीं है और उस पर चर्चा करेंगे तो विषयांतर भी हो सकता है। जी, तो यही चर्चा मैं कर रहा था कि भावनात्मक विश्लेषण हो रहा है, तो कोशिश करते हैं कि चीज़ों को ऑब्जेक्टिव रूप से देखें। तो ये जो एक स्थिति उत्पन्न हो रही थी, हिजबुल्लाह जो दबाव की राजनीति कर रहा था, हम इज़राइल ने बिल्कुल उसको स्वीकार नहीं किया और पहले उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से हमला किया, ख़ास तौर पे हिजबुल्लाह का जो संचार तंत्र, कम्युनिकेशन सेटअप, उसको पूरी तरह से एक तरह से ध्वस्त किया और उसके बाद ही तुरंत वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स, इंटेंस एयर स्ट्राइक्स लेबनान में की और ये इतनी तीव्र एयर स्ट्राइक्स की गई कि करीब करीब 700 के करीब लोग मारे गए इस एयर स्ट्राइक्स में। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि इज़राइल ये चाह रहा था कि हिजबुल्लाह को बिल्कुल भी संभलने का मौका ना मिले और एक साथ कई ठिकानों पे और हर तरह के जो टारगेट्स हो सकते हैं, जैसे कि शस्त्रागार, आर्म्स डिपो जो हैं हिजबुल्लाह के, उनके जो उच्च नेतृत्व है वो, और उनका जो फाइटिंग पोजीशन है, मोर्चे हैं, वहाँ पे लॉन्च साइट है जहाँ से वो इसको, मिसाइल्स को और रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं, इन सब को एक साथ टारगेट किया जाए ताकि हिजबुल्लाह जो है वो कहीं पर भी उसको संभलने का मौका ना मिले और बिल्कुल वो लड़खड़ा जाए। तो स्ट्रेटजी, जो रणनीति है वो इज़राइल की यही है कि छोटे शॉर्ट टाइम में बहुत तीव्र हमले किए जाएं ताकि इंटेंस डैमेज हो, ताकि किसी को संभलने का मौका ना मिले। तो ये स्थिति है इस समय, आप देखें तो। और हिजबुल्लाह जो है वो भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे इज़राइल को जवाब दे, परंतु ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा। हिजबुल्लाह ने जबकि काफ़ी इंटेंस रॉकेट फायर किए हैं इज़राइल पे और काफ़ी हैवी रॉकेट्स, बुरखान जो उनका सबसे भारी रॉकेट है वो भी फायर किया उत्तरी इज़राइल पे, और इस बार जो काफ़ी लॉन्ग रेंज रॉकेट्स भी फायर किए हैं हिजबुल्लाह ने। परंतु इज़राइल जो है वो ये रिस्क ले रहा है कि जो डैमेज होगा, जो भी नुकसान होता है वो हम बर्दाश्त करेंगे, परंतु हिजबुल्लाह को हम तीर हमले करके वो युद्ध में जो है पहले ही प्रारंभिक दौर में ही उनको यहाँ युद्ध में से हरा देंगे। लेकिन इज़राइल इसमें ये जो रणनीति बना रहा है वो यही है कि हिजबुल्लाह के साथ वो कोई लंबा युद्ध नहीं चाहता, जैसे हमास के साथ गाज़ा में हो रहा है, इसीलिए वो इतने तीव्र हमले कर रहा है। और लेबनान की स्थिति जो है वो गाज़ा वाली है भी नहीं,
क्योंकि हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं और ख़ास तौर पे जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है और लेबनान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको वो एक तरह के पूरे टारगेट्स हैं, आप जिनको पूरी तरह से टारगेट कर सकते हैं, निशाने पे ले सकते हैं। लेकिन गाज़ा में ये स्थिति नहीं थी। हमास का जो शस्त्रागार या उसके फाइटर्स जो थे वो टनल्स में पहले से ही शेल्टर लेके बैठे थे। तो इन हमलों के परिणाम स्वरूप स्थितियां जो हैं मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में काफ़ी गंभीर बन रही हैं। और अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स, उसने भी अपनी अतिरिक्त बल जो है डिफेंस, ख़ास तौर पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये मूव किए हैं। तो ये इज़राइल के साथ अपनी एक उनको समर्थन दिखाने का ज़रिया है अमेरिका का, अपनी फोर्स लेवल को जो उन्होंने बढ़ाया वहाँ पे। अच्छा, अगर हम देखें कि इसकी स्थिति जो है इस समय क्या हुई है स्थिति, तो इज़राइल जो है उसको बढ़त मिली है काफ़ी, और हिजबुल्लाह जो है वो इस समय डिफेंस तो क्या केवल छुपने की कोशिश कर रहा है, और उसके काफ़ी जो उच्च नेता हैं, वो काफ़ी सीनियर कमांडर्स वो मारे भी गए हैं, और ज़्यादातर जो लीडरशिप है वो इस समय ग्राउंड पे नहीं है, ऑपरेशनल फ्रंट्स पे नहीं है, वो जो बंकर्स हैं वहीं पे छुपे हुए हैं। तो इस समय जो उच्च नेतृत्व है और फाइटर्स हैं, उन दोनों का भी जो संवाद है वो काफ़ी लिमिटेड है इस समय। तो हिजबुल्लाह जो है इस समय तो काफ़ी डामाडोल स्थिति में दिख रहा है, पर देखें ये युद्ध जो है वो क्या करवट लेता है। तो मित्रों, ये हमने अभी तक की जो स्थितियां इस युद्ध में हैं उन पे चर्चा की। तो चलें अब इसके कारणों पे चर्चा करते हैं कि इस समय इज़राइल ने इस तरह का कदम उठाया क्यों आखिर। मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हमले किए, और उसके बाद तुरंत ही ये जो एयर स्ट्राइक्स की हैं, और इस समय क्यों की गई, इनकी टाइमिंग का क्या मतलब है। इस समय देखें, जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हिजबुल्लाह जो है वो गाहे भगाए ये एक तरह से निरंतर ही डेली तौर पे वहाँ पे उत्तरी इज़राइल पे रॉकेट्स दाग ही रहा था। तो उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे करीब 60,000 जो उत्तरी इज़राइल में जो नागरिक हैं, इज़राइली नागरिक, उनको अपना घर छोड़ के सुरक्षित स्थानों पर आना पड़ा, इवैक्यूएशन हुआ। और इज़राइल की जो आंतरिक घरेलू राजनीति है उसमें भी ये मुद्दा काफ़ी ज्वलनशील बना हुआ था कि ये जो लोग इवैक्यूएट हुए हैं, इनको अपने घरों पे जाना है, और ये एक दबाव बन रहा था सरकार पे कि ये जो लोग हैं वो वापस अपने घर जाएं। सरकार ऐसी स्थितियां बनाए ये कि वो लोग सुरक्षित रूप से अपने घरों को जा सकें। तो इसीलिए इज़राइल जो है उसके ऊपर ये दबाव बन गया था अपनी घरेलू स्थितियों को देख के कि वो हिजबुल्लाह पे कोई निर्णायक कार्रवाई करे और ये रॉकेट फायर जो है उत्तरी इज़राइल पे वो बंद करवाए। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाले जो अटैक हुए वो इसलिए भी किए गए क्योंकि इज़राइल को ये लगने लग गया था कि हिजबुल्लाह जो है उसको कुछ शक हो गया है कि इस तरह की उसके संचार तंत्र में इज़राइल ने सेंध लगा ली है, तो इसीलिए ये हमले करना उसके लिए शायद ज़रूरी हो रहा था। पर इन हमलों के बाद इज़राइल को ये लग रहा था कि हिजबुल्लाह जो है वो इस पे अब कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा, इसीलिए ये एयर स्ट्राइक्स भी लॉन्च की गई तुरंत, मतलब एक के बाद ये सब हुआ, ताकि हिजबुल्लाह जो है वो जवाबी कार्रवाई ना करके केवल अपनी रक्षात्मक डिफेंसिव पोजीशंस में आ जाए। और हो सकता है कि इस युद्ध में इज़राइल का जो एक मत जो है वो ये भी हो एम कि साउथ लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में एक बफर जोन क्रिएट की जाए। वो बफर जोन जो है वो लगभग इतनी हो, वो केवल इस समय जो है वो एयर स्ट्राइक से नहीं, हो सकता है कि इसके बाद का जो फेज़ हो वो एक लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशंस भी हो, क्योंकि इज़राइल जो है वो अपना भारी जो आर्मर है जैसे टैंक
वो काफ़ी बड़ी संख्या में लेबनान बॉर्डर के पास इकट्ठा कर चुका है। तो ये हो सकता है कि अगले फ़ेज़ में इज़राइल जो है वो थोड़ा-सा लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन ज़मीनी कार्रवाई भी करे लेबनान के अंदर, और इज़राइल जो है वो एक बफर ज़ोन क्रिएट करने की कोशिश करे, ताकि इज़राइल बॉर्डर से लेबनान हिजबुल्लाह को दूर रखा जा सके, और उनके ख़ास तौर पे जो छोटी मिसाइलें, रॉकेट्स हैं और एटीजीएम हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, उसकी रेंज से दूर किया जाए उनको, मतलब इतना दूर उनको बॉर्डर से किया जाए कि ये हथियार वो फायर ना कर सकें। तो मित्रों, ये हमने चर्चा की इस सप्ताह ये जो स्थितियां बनी हुई हैं इज़राइल लेबनान बॉर्डर पे, और हिजबुल्लाह और इज़राइल जो एक तरह का पूर्ण युद्ध ही अब लड़ रहे हैं, उसके बारे में आगे भी हमारी इस पे दृष्टि बनी रहेगी। और मैं जो है इस समय काफ़ी इज़राइल में असाइनमेंट्स जो हैं उन पे काम कर रहा हूँ, और शायद मेरा इज़राइल भी बहुत जल्दी जाना हो। तो इज़राइल में जब जाऊँगा तो कोशिश करूँगा वहाँ से भी अगर हम आपको कुछ लाइव सिचुएशन दिखा सकें तो ज़रूर वो हम प्रयास करेंगे। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप जियो टॉक्स हिंदी से जुड़ें, क्योंकि हम इस क्षेत्र में हो रहे भू राजनीतिक जो डेवलपमेंट्स हैं उनको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने का, विश्लेषण करने का हमेशा प्रयास करते हैं। और आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।